गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो पुलिस भर्ती परीक्षा हो, या फिर RO ARO का जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है उनके लिए, तो मैंने कहा था एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पर हर दिन मैं एक MCQs का सेशन लाऊंगा जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। और टॉपिक भी मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को उसमें हम कंपाइल करेंगे। तो आज का जो ये सेशन रहने वाला है वो CHSL के एग्जाम के लिए, SSC का कोई भी वनडे एग्जाम हो, या फिर RO ARO परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, जिसमें हम फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस और साथ में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके के हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा, इस सेशन को पूरा देखिएगा, आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि देयर वर हाउ मेनी वुमेन मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन को हिंदी में समझ सकते हैं वो समझिएगा कि वो पूछना चाह रहा है कि हमारी जो संविधान सभा बनी थी, भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया था, तो जो संविधान सभा बनी थी उस संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या बतानी है। तो आप जरा देखिएगा कि संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या है वो आपको बतानी है। आंसर आपका 15 होगा, ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेकिन केवल हमें क्वेश्चन मिल जाए और आंसर मिल जाए उससे हमारा काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा हर एक क्वेश्चन का रेफरेंस, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते चलेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा सेकंड स्लाइड पे, यहाँ पे आपको ये बताया गया कि संविधान सभा में वो कौन सी 15 महिलाएं थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो यहाँ बड़े नाम दिए गए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक अमु स्वामीनाथन है, दक्षानिका वेलायुधन है, बेगम एजाज रसूल, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बेगम एजाज रसूल, ये जो बेगम एजाज रसूल हैं, ये बेगम साहिबा ये केवल ओनली ओनली मुस्लिम लेडी हैं। यानी अगर कोई एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि एकमात्र मुस्लिम महिला, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी इस संविधान सभा की। संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो हमारी जो बेगम एजाज रसूल हैं वो इसकी पहली मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। कुछ और इंपॉर्टेंट नेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे राजकुमारी अमृत कौर कौन है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहली महिला सांसद जो 1952 के चुनाव के बाद पहली महिला सांसद बनी वो राजकुमारी अमृत कौर थी। पंजाब का एक पेशू प्रांत था जहां पर ये वहां की प्रिंसेस थी। तो राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला सांसद बनी 1952 में, जब भारत में पहली बार आम चुनाव हुए। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट नेम यहां देख रहे हैं आप लोग, सरोजिनी नायडू जी का। सरोजिनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है। तो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, सरोजिनी नायडू। और कौन से राज्य से थी दोस्तों, तो वो यूपी से थी, यानी हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश से थी। तो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है, पहली महिला सांसद, तो ये बड़े बड़े नाम है। सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, और भारत के किसी भी राज्य की भी पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचेता कृपलानी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो आप जरा कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। तो ये देखिए 15 महिलाएं, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15। पहला क्वेश्चन आपको याद हो गया दोस्तों, बहुत इजी है याद करना। 15 महिलाएं थी, एक मुस्लिम महिला थी, और वो मुस्लिम महिला का नाम क्या था, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। और कुछ और इंपॉर्टेंट नाम पे हम लोगों ने डिस्कशन किया,
राजकुमारी अमृत कौर महिला सांसद, पहली महिला सांसद। उसके बाद सरोजिनी नायडू पहली महिला गवर्नर भी रही हैं। सुचेता कृपलानी जो संविधान सभा में थी, वो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कुछ और इंपॉर्टेंट नाम पे बात करते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की ओर से पहली प्रतिनिधि महिला के रूप में। तो विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आप याद रखेंगे। और कुछ नाम है, हंसा मेहता है, गुजरात से बिलोंग करती थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम पे हम लोगों ने चर्चा की। टोटल 15 महिलाएं हमारी संविधान सभा में थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ध्यान देते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछता है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्लैग कमेटी। देखिए, जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, आप सब जानते हैं कि हमारे देश का संविधान एक संविधान सभा ने यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। संविधान सभा में जो लोग थे उन सबको छोटे छोटे कई ग्रुप्स में बांट दिया गया था और हर ग्रुप को एक काम दिया गया था और हर एक ग्रुप के एक लीडर था और उस ग्रुप को अपने दिए गए टारगेट को पूरा करना था। जैसे झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो पूछ सकते हैं आपसे। प्रारूप समिति जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है, ड्राफ्टिंग कमेटी मानी जाती है। ड्राफ्टिंग कमेटी से जुड़ा हुआ प्रश्न आगे हो सकता है कि आए। ड्राफ्टिंग कमेटी, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी थी। ठीक, यहां पर जो सवाल पूछा गया है वो हमसे झंडा समिति को लेकर के पूछा गया है। हमारी झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, भारतीय झंडे को लेकर के एक सवाल पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो ट्राई कलर है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको संविधान सभा ने 22 जुलाई सन 1947 को स्वीकार किया था। यानी कि आजादी मिली 15 अगस्त को और झंडे को स्वीकृति मिली आजादी से कुछ दिन पहले, तो 22 जुलाई सन 1947 को। उस झंडा समिति के अध्यक्ष जिन्होंने तिरंगे को अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर हैं, टी कृष्णमाचारी हैं, जेबी कृपलानी है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। हमें हर एक ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ बात करते हुए आगे बढ़ना है ताकि उनसे जुड़े हुए अगर कोई और प्रश्न आ जाए तो हम सॉल्व कर पाए। हमारा काम केवल ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ने का नहीं है दोस्तों, है ना। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में मैंने बताया कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो अगर कोई पूछे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। टी कृष्णमाचारी जो थे ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रह चुके थे। जेबी कृपलानी, अगर कोई पूछे कि जब भारत की आजादी हुई तो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, राजेंद्र प्रसाद ना केवल संविधान सभा के अध्यक्ष थे बल्कि हमारी झंडा समिति के भी अध्यक्ष। कुछ किताबों में आपको जेबी कृपलानी अगर दे तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यूपीएससी राजेंद्र प्रसाद को सही उत्तर मानता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए, लेकिन झंडे से संबंधित और क्या क्वेश्चन आता है। सवाल एक कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया, 22 जुलाई सन 1947 को। और अगर कोई ये पूछे कि भारतीय ध्वज को, जो कि तिरंगा नहीं था, भारत का कोई भी झंडा विदेशी धरती पर किसने फहराया, तो आप मैडम भीकाजी कामा का नाम याद रखिएगा। मैडम भीकाजी कामा ने विदेशी धरती पर पहली बार भारत के किसी ध्वज को, उस समय उस तिरंगे का डिजाइन तैयार नहीं हुआ था जो हम फहराते हैं, लेकिन भारत के किसी भी ध्वज को विदेशी धरती पर फहराने का काम मैडम भीकाजी कामा ने किया वर्ष 1907 में। ठीक, और अगर कोई पूछ ले कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसका डिजाइन किसने बनाया था दोस्तों, अगर डिजाइन की कोई बात करे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया, तो जो हमारा तिरंगा है जिसमें केसरिया रंग ऊपर है, सफेद रंग बीच में है, हरा रंग नीचे है, बीच में 24 तीलियों वाला एक चक्र है, इसका डिजाइन वर्ष 1931 में पिंगली वेंकैया
पिंगली पिंगली वेंकैया ने बनाया था। पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन बनाया था। पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन बनाया था। तो इस देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से हमें कौन कौन से क्वेश्चन मिले जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें मिला कि भाई हमारी जो संविधान सभा थी उसमें जो छोटी छोटी कमेटी थी, उस कमेटी में कौन सी कमेटी, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। फिर हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब स्वीकार किया? तो आप देख रहे हैं 22 जुलाई सन 1947 को स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया? तो श्रीमान पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया। वर्ष 1931 में यह डिजाइन बन गया था, लेकिन इसको स्वीकृति मिली राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई सन 1947 को। हमारे भारतीय ध्वज को विदेशी धरती पर फहराने का काम, यहां से कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों आप बिल्कुल भी, कि डिजाइन 1931 में बना है और मैडम भीकाजी कामा 1907 में कैसे झंडा फहरा रही हैं। वो तिरंगा नहीं था। तिरंगे का डिजाइन तो 1931 में बना, लेकिन उस समय जो क्रांतिकारी लोग भारतीय ध्वज जो भी वो प्रयोग करते थे उसको उन्होंने विदेशी धरती पर फहराया मैडम भीकाजी कामा ने। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who became the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ष 1947 में जिन्ना की टू नेशन थ्योरी, एक जिन्ना साहब ने टू नेशन थ्योरी दी, और टू नेशन थ्योरी मतलब पाकिस्तान के निर्माण की प्रक्रिया। हालांकि इसे शुरुआत में कांग्रेस पार्टी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजी गई कैबिनेट मिशन ने दोनों ने अस्वीकार कर दिया, मगर बाद में हालात या सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे बने कि हमें पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद भारत का विभाजन हुआ, जो हम सब के लिए एक दुखद घटना है। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ दुनिया में, पाकिस्तान। और उस पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, जरा ऑप्शन देखते हैं कौन थे। मोहम्मद अली जिन्ना ये नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले पाकिस्तानी गवर्नर बने। हालांकि कुछ समय के लिए माउंटबेटन साहब ज्वाइंट गवर्नर थे दोनों देशों के लिए। चौधरी लियाकत अली, ये चौधरी लियाकत अली इज द राइट आंसर। ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और जब भारत में अंतरिम सरकार बनी थी तो ये वित्त मंत्री थे। चौधरी लियाकत अली ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। जुल्फिकार अली भुट्टो बेनजीर भुट्टो के पिताजी हैं। बेनजीर भुट्टो ये पाकिस्तान की पहली महिला। देखिए आपको एक क्वेश्चन करते समय कई प्रश्नों के उत्तर और याद हो जाते हैं। एक प्रश्न में कम से कम जो 4 ऑप्शन होते हैं, वो हर ऑप्शन अपने आप में एक प्रश्न का निर्माण करता है। तो आप किसी भी प्रश्न को हल करते समय आप घर पे भी प्रैक्टिस करें, बुक से करें या कोई भी ऐप से करें, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप केवल क्वेश्चन का आंसर देख के आगे ना बढ़ जाएं, क्योंकि उस प्रश्न में 5 क्वेश्चन और सीखने को मिल सकते हैं, और मैं उसी तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। बेनजीर भुट्टो की हत्या वर्ष 2007 में कर दी गई थी, जब वो एक चुनाव प्रचार कर रही थी पाकिस्तान में। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा वक्त लगेगा इसको समझने में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को जरा समझने के लिए हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं। चलिए, फ्रॉम विच कंट्री द वर्ड सेक्युलर इज बोरोड? हमारे देश के संविधान में एक खूबी है, ये देश सेक्युलर है, हमारा संविधान सेक्युलर है। और सेक्युलर शब्द का मतलब होता है, यहां आप लोग देख पा रहे होंगे एक शब्द का प्रयोग किया गया है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, तो हमारा जो देश है ना वो पंथ निरपेक्ष देश है। और पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है बच्चों कि जब किसी भी देश का कोई डिक्लेयर्ड रिलीजन नहीं होता, मतलब स्टेट डज नॉट हैव एनी डिक्लेयर्ड रिलीजन, इट मींस कि वो देश किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता, वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। तो हमारा मुल्क सभी धर्मों को, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे ज्यूज हो, सभी धर्मों के लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। हाँ, कभी कभी छोटे मोटे विवाद होते हैं, लेकिन इस देश की जो व्यवस्था है उसने सभी धर्मों को समान सम्मान देने की बात कही गई है।
तो वो कह रहा है वर्ड सेक्युलर, ये सेक्युलर यानी समाजवाद जो शब्द है, ये सॉरी पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो हमने कहां से लिया, तो यूएसए से लिया है। कहां से लिया है, यूएसए। दुनिया का पहला देश, दुनिया का पहला देश जिसने अपने देश को सेक्युलर बनाया वो अमेरिका है। देखिए अमेरिका अपनी दादागिरी भले दिखाता हो, अपने पैसे के बल पर दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है, मगर उसने कुछ अच्छे सिद्धांत भी दिए हैं, जैसे मौलिक अधिकार हमने वहां से लिया, जैसे सेक्युलर वर्ड हमने वहां से लिया। तो देखिए आंसर तो हमारा हो जाएगा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक पिक्चर लगाया हुआ है, इसको जरा समझते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना, सबसे पहली बात तो पूछा जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो किसने प्रस्तुत की। तो जब ये पहली बार प्रस्तुत हुई तो 13 दिसंबर सन 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इसे प्रस्तुत किया था तो इसे उद्देशिका कहते थे या उद्देश्य प्रस्ताव कहते थे। उस समय हमारे संविधान में ये तीन वर्ड समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। कौन कौन से शब्द नहीं थे, सेक्युलर नहीं था, सोशलिस्ट नहीं था और इंटीग्रिटी। इन तीन शब्दों के बारे में प्रस्तावना से एक सवाल बनता है, इनको कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन में, संशोधन क्या होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें यह अधिकार दिया कि संसद के माध्यम से संविधान में जो भी हमें परिवर्तन करना है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, संविधान को और मजबूती देता हो, नागरिकों को और मजबूती देता हो, वैसा परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन के तहत तीन शब्द जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन के तहत। कितने शब्द जोड़े गए, तीन शब्द जोड़े गए। अच्छा, प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुए, तो केवल एक बार। कौन से ईयर में हुआ था ये, तो 1976 में। तो इतनी बातें आपको याद कर लेनी है। पहली बात, उद्देशिका या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने प्रपोज किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, 13 दिसंबर 1946। दो क्वेश्चन मिल गए आपको यहां से। तीसरा क्वेश्चन, हमारी प्रियम्बल में कितनी बार संशोधन हुआ, केवल एक बार। कब हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। पांचवा क्वेश्चन कि कितने शब्द जोड़े गए, तो तीन शब्द। और इधर से हमें क्या आंसर मिला कि सेक्युलर शब्द हमने कहां से लिया, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। ये सवाल पूछ सकता है कि सेक्युलर का मतलब क्या है, तो आप कहते हैं कि साहब सेक्युलर का जो मतलब है वो ये है कि जो वर्ड सेक्युलर है ये बताता है कि स्टेट यानी कि देश का कोई घोषित धर्म नहीं है। इसको एक लाइन से समझा करके समाप्त करता हूं। जैसे आप पाकिस्तान का कोई लीगल पेपर देखें, जैसे पाकिस्तान का पासपोर्ट देखें, तो वहां पे लिखा हुआ है पासपोर्ट पे द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन भारत के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, भारत के जो सरकारी दस्तावेज हैं, उस पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है किसी धर्म का नाम। वहां पे सीधे लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी भारत गणराज्य। तो भारत किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता, सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ऑन 26 नवंबर इन 1949 व्हेन द Constituent Assembly accepted the Constitution of India, there were how many members present। मतलब सवाल क्या है कि जब हमारा संविधान जो बनना शुरू हुआ था, जो हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था वो कब से शुरू हुआ था बच्चों, 9 दिसंबर 1946 को हमने पहली बार संविधान बनाने के लिए पहली बैठक की थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। जो अंतिम बैठक है वो कब हुई, तो 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान के निर्माण के कार्य को पूर्ण कर लिया था और संविधान को स्वीकार और अंगीकार, एक्सेप्ट और एनेक्ट कर लिया था। हालांकि 26 नवंबर को संविधान पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। इट डिड नॉट कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी नवंबर इन 1949। हाँ, कुछ आर्टिकल्स को जरूर प्रभावी बना दिया गया था। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, कंप्लीटली केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी इन 1950। यानी संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
तो देखो 3 क्वेश्चन मिल गए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया? 26 नवंबर 1949 को किया। संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। उस दिन कितने लोग मौजूद थे जिस दिन संविधान को अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट या इनेक्ट किया गया? सवाल ये, तो 284 लोग मौजूद थे। कितने लोग मौजूद थे? यानी अगर इस सवाल को, क्वेश्चन को घुमा के दे दे आपसे, कभी नाक पकड़ लेगा घुमा के, कभी कान पकड़ लेगा, लेकिन सवाल वही रहेगा। वो कहेगा कि कितने लोगों ने मेन कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर किए थे, कितने लोगों के हस्ताक्षर हमारे मूल संविधान पे थे? तो आप बताएंगे 284 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है, हु डिजाइन द अपर पार्ट ऑफ पेजेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच विद पेंटिंग ऑफ इंडियन कल्चर, कस्टम एंड रिचुअल्स? इसका मतलब समझ लीजिए पहले हिंदी में। हमारा जो संविधान है, जैसे अभी आपने इस क्वेश्चन में देखा प्रियम्बल को, तो प्रियम्बल में जैसे ये ऊपर थोड़ी सी एक बॉर्डर किया गया है, और जब अगले पेजेस पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि आधे हिस्से में ऊपर जैसे स्टाम्प पेपर पे आप देखते हैं कि ऊपर अशोक स्तंभ लिखा रहता, बना रहता है, ऐसे हर एक पेज पे जब आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृति, भारतीय जो सामाजिक संरचना है और भारत की जो विरासत है, इस सब से जुड़े हुए चित्रों का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। और वो बताते हैं कि ये संविधान के हर एक पन्ने पर मौजूद है। तो सवाल यही है कि हमारे संविधान के पन्नों पर जो ऊपरी चित्रांकन है वो किसकी पेंटिंग है? मतलब किस चित्रकार ने हमारे संविधान के ऊपरी पृष्ठों का चित्रांकन किया है? तो हमें चित्रकार का नाम बताना है, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिस व्यक्ति ने हमारे संविधान के पृष्ठों के ऊपरी भाग को अपनी पेंटिंग से निखारा है, जिसमें भारतीय संस्कृति, कला का चित्रण है। तो ये जो चित्रकार साहब थे, ये शांति निकेतन के मशहूर चित्रकार थे। शांति निकेतन के मशहूर चित्रकार थे और इनका नाम था श्री नंदलाल घोष। नंदलाल घोष जो कि शांति निकेतन के मशहूर चित्रकार थे, इन्होंने भारतीय संविधान के मूल पृष्ठों पर ऊपरी भाग में चित्रांकन के द्वारा भारतीय संस्कृति को समझाया और बताया है, दिखाया है। यहां एक बात और समझ लीजिए कि पेपर में एक क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना मशहूर कवि और भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जो साहित्यकार थे मशहूर रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किन्होंने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगले प्रश्न पे चलते, देखो यहां से 2 क्वेश्चन मिल गए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की और मशहूर चित्रकार जिन्होंने। यहां पे एक नाम और है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये वो आदमी है जिसकी हैंडराइटिंग में संविधान लिखा हुआ है। ये जो हैंडराइटिंग है, ये तो प्रिंटिंग वाला पार्ट है। जो मूल संविधान है वो किसी की ओरिजिनल हैंडराइटिंग में है, और वो हैंडराइटिंग है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब की। किसकी राइटिंग है? तो किस व्यक्ति की हैंडराइटिंग में है हमारा संविधान अगर ये पूछा जाए तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड। देखो हमारे देश में जो संविधान बनाया वो संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा के बारे में कुछ बातें मैं यहां पे बता देता हूं, फिर उत्तर देंगे आप लोग। देखो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, इसके बारे में एक सवाल पूछते हैं कि किसकी रिकमेंडेशन पे बना? किसके रिकमेंडेशन पे बना? यानी किसने ये सुझाव दिया था कि भारत का संविधान बना लिया जाए, और संविधान जो बनाया जाएगा वो संविधान सभा यानी ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा बनाया जाएगा। तो इसकी रिकमेंडेशन की थी, एक कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था बच्चों? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या होता है? ये कैबिनेट मिशन जो था एक 3 मेंबर कमेटी थी जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने भारत भेजी थी।
जिसको अपनी रिकमेंडेशन देनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भारत के आजाद होने की प्रक्रिया और क्रियाकलाप क्या हो। और इसकी पहली रिकमेंडेशन क्या थी कि भारत में भारत की आजादी से पहले भारतीयों के द्वारा एक संविधान बनाया जाए। संविधान कौन बनाएगी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, जिसमें 389 लोगों का प्रपोजल दिया था। कैबिनेट मिशन ने कितने लोगों का प्रस्ताव दिया था? 389 का। और इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो जो हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो रिकमेंडेशन थी कैबिनेट मिशन की। इस कैबिनेट मिशन ने ये सवाल क्या पूछा? मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इलेक्टेड। हाँ, इसने ये कहा था कि देखिए पूरे भारत में ये चुनाव करा पाए, हर एक व्यक्ति से एक आम चुनाव करा पाए और हर एक भारतीय को उसमें भाग लेने का मौका मिले। यह प्रक्रिया बड़ी जटिल होगी क्योंकि उस समय हमारे पास वोटिंग लिस्ट तैयार नहीं थी, हमारे पास चुनाव आयोग नहीं था, हमारे पास बाकी संवैधानिक व्यवस्थाएं नहीं थी। तो एक काम करते हैं कि जितनी भी असेंबली है, क्योंकि जो ब्रिटिश प्रांत थे भारत में उसमें अंग्रेजों ने असेंबली यानी विधानसभाओं का गठन 1937 से करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। तो असेंबली के जो मेंबर हैं यानी राज्यों में जो विधानसभा के सदस्य हैं, इन्हीं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाए अप्रत्यक्ष रूप से। यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव उस समय मौजूद प्रांतीय विधानसभाओं और इंग्लिश में बोले तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा किया गया। भारत की जनता ने उसमें भाग नहीं लिया। ऑप्शन देख लेते हैं। डायरेक्टली इलेक्शन बाय द पीपल ऑफ इंडिया, नहीं, ये गलत आंसर है। ऑल वर नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय, उस समय के वाइसरॉय ने किसी का नाम नहीं बोला था कि भैया इसको रख लो इसमें। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कोई नाम डिसाइड नहीं किया, वो भी बात गलत हो जाएगी। ठीक। स्टेट असेंबली मेंबर्स इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल रेशनल वोट मेथड, दिस इज द राइट आंसर। यानी मैंने बोला था प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने इनडायरेक्टली उनका चुनाव किया था। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या उस समय चुनाव हुए थे, क्या कांग्रेस ने या मुस्लिम लीग ने नाम डिसाइड किए थे, क्या वायसराय ने नाम डिसाइड किए थे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 1937 से भारत में प्रांतीय विधानसभाओं का गठन शुरू हो गया था और राज्यों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग और दूसरे दलों की सरकारें बनना प्रारंभ हो गई थी। और वहीं जो सदस्य थे उन लोगों ने ही इनडायरेक्ट मेथड से हमारी संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव किया था। यहां पे एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। यहां वायसरॉय का जिक्र आया था। जब हमारे यहां ये चुनाव की प्रक्रिया हो रही थी उस समय भारत के वायसरॉय वावेल थे। अगर कोई पूछे कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो भारत के वायसराय कौन थे? तो वावेल थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिजर्व्ड इन द गेस्ट चैम्बर। अच्छा देखिए, आप कोई पेपर, आपका जो नोट्स है, आप उस कॉपी को काफी लंबे समय तक अलमीरा में छोड़ दें और साल 2 साल 3 साल उसे ना देखें और फिर उसके बाद अचानक अपने उस पुरानी कॉपी को, नोट्स को उठाएं तो उसके पन्ने पीले पड़ चुके होते हैं, कागज की लिखावट, स्याही या इंक थोड़ी फैल चुकी होती है, थोड़ा ब्लर हो चुका होता है। तो पेज धीरे धीरे उनको हो सकता है दीमक भी चाट गई हो थोड़ा बहुत। हमारे पूर्वजों के द्वारा यानी हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा हमें दिए गया सबसे महत्वपूर्ण जो विरासत या गिफ्ट है वो ये भारत का संविधान है। और हम सब भारतीयों की ये जिम्मेदारी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारत के संविधान का सम्मान करना है और उसे सर्वोपरि मानना है। उसका जो भी किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में कोई अपमान करता है तो वो हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता, वो हमें करना भी नहीं है और ना अपनी तरफ से ऐसा कोई काम करना है जिससे संविधान की अवहेलना होती हो।
तो जो संविधान है वो हमारे पूर्वजों की विरासत है, इसको विरासत के रूप में सहेज करके अगली पीढ़ियों के लिए हमेशा उसी रूप में सुरक्षित और संरक्षित या प्रिजर्व रखा जाए। उसके लिए जरूरी था कि उसके पेजेस उसी रूप में रहें, उसकी हैंडराइटिंग, उसकी लिखावट, उसका चित्रांकन उसी रूप में रहे। तो हमने क्या किया कि उसको वैज्ञानिक तरीके से गैस चैम्बर में एक हमने सेमी सर्कल शेप का एक कांच का गैस चैम्बर बनाया है और इसमें एक गैस भरी हुई है और वहां पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी है। अब इसकी वजह से वो प्रिजर्व है। जैसे आपको अपने घर में जो खाना बनाते हैं और उसे कुछ समय के लिए थोड़ी देर के बाद खाना है या शाम को खाना है तो आप उसे फ्रिज में या फ्रीजर में रख देते हैं तो वो फ्रेश बना रहता है। तो इसको अच्छा रखने के लिए हमने हीलियम गैस का एक चैम्बर बनाया है, हीलियम गैस का एक चैम्बर बनाया, संसद में है और उसके अंदर ये किताब रखी हुई है, ये पुस्तक, ये संविधान हमारा रखा हुआ है ताकि ये प्रिजर्व बना रहे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हु प्रिपेयर्ड द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग। देखिए ये जब मैंने आपको बताया था अभी कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन यहां सवाल दूसरा है, ये सवाल पूछ रहा है हु प्रिपेयर द डिजाइन ऑफ फ्लैग, नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया। तो आप बता देंगे, मैंने वहीं पे आंसर बताया था आपको कि पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया ने भारतीय संविधान का डिजाइन तैयार किया था और यह डिजाइन कब बन गया था, 1931 में। तो पिंगली वेंकैया, देखिए यहां पे नाम दिया हुआ है, पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज राइट टू समन जॉइंट सेशन ऑफ बोथ ऑफ हाउसेज। इसका मतलब है दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए आप सब जानते हैं कि भारत की जो संसद है वो बाई कैमरल है, यानी द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक संसद का मतलब हमारे यहां की पार्लियामेंट में दो चैम्बर हैं, एक को कहते हैं लोकसभा और एक को कहते हैं राज्यसभा। सवाल यह कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज राइट टू समन जॉइंट सेशन, यानी संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार रखते हैं कौन, राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग बुला सकें। और अगर वो ज्वाइंट सिटिंग बुला रहे हैं तो बुलाने की कंडीशन है कि मान लीजिए कि कोई भी बिल, बिल यानी कि होता है कानून, कोई भी बिल एक जगह से पास हो जाए, मान लीजिए कि लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा उसे पास करने को तैयार नहीं है, यानी किसी मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में जब विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी, किसी मामले में जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो और वह बिल राष्ट्रपति जी ऐसा समझते हो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि दोनों का संयुक्त बैठक बुलाएं। तो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो है उनका, ज्वाइंट सेशन बुलाने का, वो आर्टिकल नंबर 108 में दिया गया है। कहां दिया गया है, 108 में। यही पूछा गया कि अच्छा यहां पे लिखा है कि कौन से आर्टिकल में है, 108 नंबर में। तो सवाल ये पूछा गया है कि कौन से देश से ये पावर हमने अडॉप्ट किया, मतलब जॉइंट सेशन बुलाने का जो राइट है प्रेसिडेंट का, जिसके बारे में 108 में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कि प्रेसिडेंट कैन समन द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, वो राइट जो प्रेसिडेंट को हमने दिया वो कौन से देश के संविधान से लेकर के दिया। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ, नहीं इससे नहीं लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इससे भी नहीं लिया, रसिया से नहीं लिया, यहां से फंडामेंटल ड्यूटी लिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है कि राष्ट्रपति को जो ज्वाइंट सेशन बुलाने का जो राइट है, हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, तो ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया। तो देखो यहां से दो क्वेश्चन मिला, ज्वाइंट सेशन बुलाने का अधिकार किसे है, पहला क्वेश्चन राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन कब बुलाएंगे, जब किसी भी मामले पर
संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो और राष्ट्रपति उसे देश हित में समझते हो और उस बिल को वो पास कराना चाहते हो। तीसरी बात यहां से हमें मिली, कौन से आर्टिकल में ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है, तो 108 में है, 108 में है। और ये कहां से बोरो किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने बोरो किया। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा कि संयुक्त सत्र कितनी बार अभी तक बुलाया जा चुका है। भारत में संयुक्त सत्र राष्ट्रपति ने कितनी बार बुलाया है, तो 3 बार बुलाया है। कितनी बार बुलाया है, 3 बार। कब कब, तो देखिए सबसे पहली बार जो बुलाया गया था वो मैं बता देता हूं, और बाकी डिटेल करने के लिए आप लोग हमारा जो पुराना वीडियो उसको देख लीजिएगा एक बार। तो पहली बार जो बुलाया गया था 1959 में भारत सरकार ने एक कानून पास किया, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, दहेज को लेकर के, दहेज के लिए दहेज विरोधी अधिनियम, जिसमें राज्यसभा सहमत नहीं थी। इसलिए 1961 में राष्ट्रपति जी ने दहेज कानून को लेकर के पहली बार ज्वाइंट सेशन, तो 1959 में 1959 में पास कर रहे थे, लेकिन राज्यसभा की सहमति नहीं मिली, तो ज्वाइंट सेशन हमने बुला लिया 1961 में दहेज का कानून बनाने के लिए। 2 बार और बुलाया गया, एक बार बैंकिंग एक्ट को लेकर के 1977 में, और एक बार पोटा को लेकर के सन 2001 में। तो उसकी डिटेल के बारे में आप लोग पुराने वीडियो देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर आर्टिकल 370 वॉज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आप सब जानते हैं भली भांति कि भारत का जो संविधान है वो सभी राज्यों और सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से है, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि भारत में डाइवर्सिटी में यूनिटी है, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है। और ये हमने क्यों स्लोगन लिया, क्योंकि भारत में अलग अलग धर्मों, पंथों, विचारों, भाषाओं, मान्यताओं और क्रियाकलापों, रीतियों, रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं। हरेक का विचार, हरेक की परंपरा एक दूसरे से भिन्न है, और हमें यह सिखाया गया है संविधान के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा, कि हमें एक दूसरे के रीति रिवाज, धार्मिक परंपराओं, क्रियाकलापों, उनकी जो संस्कृति है उसका सम्मान करना है। तो हुआ ये कि भारत में कुछ राज्यों की जो प्राकृतिक स्थितियां हैं वो थोड़ी अलग हैं, लेकिन 370 की बात पे हम आते हैं जल्दी ही, कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत में जितना क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में था वो तो कहलाता था ब्रिटिश स्टेट, और जो रियासतों में छोटे छोटे राजा और नवाब थे उसे कहते थे प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट के जो राजा रजवाड़े थे वो नहीं चाहते थे कि भारत की आजादी के बाद वो भारत में मर्ज हों, तो भारत सरकार, अंग्रेजी सरकार ने यह कानून बनाया कि आजादी के बाद जो रियासतें भारत में आना चाहती हैं वो भारत में शामिल हो जाएं, जो पाकिस्तान में मर्ज होना चाहती हैं वो पाकिस्तान में मर्ज हो जाए, और जो स्वतंत्र रहना चाहती हैं वो स्वतंत्र रह जाएं। इस सारी कवायद में सारी रियासतों का फैसला तो हो गया, मगर कुछ रियासतें रह गईं, जैसे कश्मीर। कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह। कश्मीर के राजा कौन थे, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ये हिंदू राजा थे, मगर स्टेट वॉज मुस्लिम मेजोरिटी, तो राज्य में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। राजा हरि सिंह इस लोकेशन में है, आप कश्मीर देखते हैं कि भारत के उत्तर में है, ना तो वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, ना वो हिंदुस्तान के साथ आना चाहते थे। तो आजादी के बाद अगस्त में भारत आजाद हुआ, और अक्टूबर में ही पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के भेष में कश्मीर पर हमला कर दिया, और जो कि राजा हरि सिंह के बस के बाहर का मामला हो गया। तब उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। भारत सरकार के मुखिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और गृह मंत्री थे माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। पटेल साहब और नेहरू जी ने राजा हरि सिंह के सामने यह प्रस्ताव रखा, क्योंकि यह हमारी सीमा के अंदर का मामला नहीं है, हम अपनी फौज यानी कि अपनी आर्मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल रूल क्या है इस पे, कि जब 2 देशों में लड़ाई हो रही है तो तीसरा देश तब तक नहीं बोलेगा जब तक उसके पर्सनल इंटरेस्ट इफेक्ट ना होते हो, और कश्मीर एक अलग देश के रूप में था। तब तक जब तक कि राजा हरि सिंह भारत में उसका मर्जर नहीं कर देते, हम अपनी सेनाएं नहीं भेजेंगे। और फाइनली राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को
कश्मीर का मर्जर ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के द्वारा स्वीकार कर लिया। लेकिन राजा ने वहां की जनता से तो पूछा नहीं था, तो वहां पे एक संविधान सभा बनी गई, कश्मीर की संविधान सभा। कश्मीर की संविधान सभा ने कश्मीरियों के लिए कुछ अलग से प्रिविलेजेस मांगे, और कश्मीर की संविधान सभा ने वो प्रिविलेजेस अपने एक अलग तरह के डॉक्यूमेंट में लिखे, जिसे हम कहते हैं कश्मीर की संविधान सभा द्वारा कश्मीर के लिए बनाया गया कानून। उन प्रिविलेजेस को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया, और 26 जनवरी 1957 को इसको भारत की संविधान में धारा 370 के रूप में इंसर्ट कर दिया गया। वर्तमान स्थिति क्या है? अगर कोई कहता है कि 370 समाप्त हो गई, तो ये वो प्रैक्टिकली वो अपने हिसाब से हो सकता है कि उचित है, लेकिन 370 आर्टिकल भारत के संविधान से समाप्त नहीं हुआ है। 370 नंबर जो आर्टिकल है उसका क्लॉज नंबर 1 कहता है कि कश्मीर इज इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, और उसके जो अदर क्लॉजेज है जैसे क्लॉज नंबर 3 उसको स्पेशल प्रोविजन यानी स्पेशल स्टेटस देता था, तो हमने उसके क्लॉज नंबर 3 को अबॉलिश किया है। इसका मतलब हम 370 को अबॉलिश नहीं कर सकते, बिकॉज उसके क्लॉज नंबर 1 में तो लिखा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा, तो कश्मीर भारत का अंग है, रहेगा और हमेशा से था। यहां समझने की जरूरत है। इंसर्ट कब किया, यानी भारत के संविधान में वो कब आया, तो आप 1957 में देश की आजादी के 10 साल बाद उसे इंसर्ट किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 कि कंसेप्ट ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति भारत में रहते हुए या भारत के बाहर रहते हुए दो नागरिकताएं नहीं ग्रहण कर सकता। जैसे मैं संतोष कुमार, मूल रूप से मेरा पैतृक निवास भले बिहार हो, लेकिन मैं केवल भारतीय नागरिक हूं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं निवासी बिहार का हूं, लेकिन नागरिक मैं भारत का हूं। आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है वो इस बात के लिए बनता है कि उस स्टेट के जो लोग हैं उनको जो भी प्रिविलेज मिलना है वो उनको मिले। लेकिन हम सब, चाहे आप मद्रास, चाहे आप गुजरात, चाहे आप पंजाब, चाहे आप हरियाणा, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे झारखंड, चाहे पश्चिम बंगाल, किसी भी राज्य के निवासी हों, लेकिन हमारी और आपकी सबकी एक ही नागरिकता है। इंडिया इज वन एंड इट विल रिमेन वन। हमारी एक ही सिटीजनशिप है, भारतीय नागरिक होना, इंडियन सिटीजनशिप। तो एकल नागरिकता, तो देश में एकल नागरिकता है। और अगर मैं अमेरिका चला जाऊं और वहां की सिटीजनशिप लेना चाहूं तो ऐसा भी मैं नहीं कर सकता। एक व्यक्ति भारत का नागरिक होते हुए दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता, और अगर मैं वहां पे नागरिकता लेता हूं या ग्रहण करता हूं तो मेरी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो एकल नागरिकता हमने लिया है ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। अमेरिका में क्या है कि एक नागरिक पहले राज्य का नागरिक है, फिर वो देश का नागरिक है। तो जैसे कोई कैलिफोर्निया, कोई भी स्टेट ले लीजिए वहां का, तो वो वहां का नागरिक है। अगर हम भारत के संदर्भ में समझे तो कोई उत्तर प्रदेश का पहले नागरिक है और वो भारत का नागरिक बाद में। तो ऐसा भारत में नहीं है। भारत में क्या है, सभी लोग भारतीय हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। भारत के जो राष्ट्रपति का जो निवास है उसके बारे में, उसके संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है। द प्रेसिडेंट हाउस ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन विच हिल। तो ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति का भवन, राष्ट्रपति भवन या प्रेसिडेंट हाउस कौन सी पहाड़ी पे बना है, राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला व्यक्ति कौन था, उसका डिजाइन किसने बनाया। तो पहले तो आंसर समझ लेते हैं कि यहां पे ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, रायसीना हिल्स है ना, रायसीना हिल्स। ये रायसीना जो हिल्स है ये भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। यहाँ पे रेजिन लिख गया था इसलिए उसकी जो ट्रांसलेशन है वो गलत है यहाँ पे। तो रायसीना हिल्स पे राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन से जुड़ने वाले प्रश्न और समझ लेते हैं हम लोग क्या क्या है। देखिए ये सवाल ये बताता है कि राष्ट्रपति भवन वाज बिल्ट इन न्यू दिल्ली व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड कैपिटल इन प्लेस ऑफ कलकत्ता। मतलब 1911 में
भारत की ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि 1912 से भारत की राजधानी कलकत्ता के बजाय अब दिल्ली होगी। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब ट्रांसफर की गई? 1912 में। तो दिल्ली में गवर्नर जनरल के बैठने के लिए दफ्तर बनना था। इनिशियली इट वाज नोन एज वाइसरॉय हाउस। 1912 के बाद यहां पर हमने राष्ट्रपति भवन को बनाया, जिसमें पहले वाइसरॉय रहते थे, और इसका निर्माण 1927 में पूरा हुआ। ठीक, 1927 में इसका निर्माण पूरा हुआ। इसमें रहने वाले पहले वाइसरॉय लॉर्ड इरविन साहब थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो एडवर्ड लुटियंस ने। एडवर्ड लुटियंस ने, एडवर्ड लुटियंस जिसने दिल्ली का डिजाइन तैयार किया है, उसी ने इसका डिजाइन तैयार किया। तो ये हमारा प्रेसिडेंट हाउस से जुड़े हुए जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बता देंगे। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1912 में। राष्ट्रपति भवन कब बन के तैयार हुआ? 1927 में। कौन सी पहाड़ी पर है? तो रायसीना की पहाड़ी पर है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आप देखेंगे रायसीना जो है ना वो अरावली का हिस्सा, यही बात यहां पे बताई गई है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा, यहां पे ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन डाल दिया गया है। हालांकि ये पॉलिटी का प्रश्न नहीं है, तो ज्योग्राफी वाले सेशन में और अच्छे से समझेंगे। यहां पूछा गया है कि अलग अलग देशों के जो ग्रासलैंड होते हैं ना, उनके नाम दिए हैं, और इधर दिया है कंट्री या कॉन्टिनेंट का नाम। यानी उन देशों में उन घास के मैदानों को क्या कहते हैं। तो मैं मैचिंग मिला देता हूं। देखो, मैचिंग वाला जो सवाल होता है पेपर में आ जाए तो घबराना नहीं है, ये सबसे सरल सवाल होता है। अगर एक भी है ना तो कुछ आप कर पाएंगे। तो स्टेपीज कहते हैं यूरोप में, और रसिया कहां पे आता है? तो यूरोप में, यानी कि पहले का हो जाएगा सी। सवाना जो ग्रासलैंड है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो अफ्रीका यहां पे हो जाएगा हमारा। प्रेयरीज नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा ये आंसर। और पंपास साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना आता है, तो अर्जेंटीना यहां पे देख लेंगे। तो इसका आप मैचिंग मिला लीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलेंगे अगले सेशन में ज्योग्राफी के इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।